चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन 14 मार्क्स के लिए। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा कि यूटोपिया का लेखक जो था थॉमस मोर था। कौन था? ये लेखक की इसमें बात की जा रही है, तो आपको इसमें डायरेक्ट याद रखना होगा। और याद रखिएगा कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो, याद रखना है कि प्लेटो ने क्या लिखा है, तो रिपब्लिक लिखा है। रिपब्लिक लिखा है प्लेटो ने। और विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो हैमलेट और मेकबेथ है ना, मेकबेथ मेकबेथ हेमलेट, ये सब इसके लेख हैं। किसके? शेक्सपियर के। तो यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन पूछ रहा है, सत्याग्रह नहीं पूछ रहा है। तो जन आंदोलन की अगर बात करें तो नील आंदोलन नहीं था, नमक आंदोलन भी नहीं था, भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं था। जन आंदोलन कह रहा है, तो पहला जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था। और जन वर्ड जो है ना, ये समझना है, जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ठीक है ना? तो याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर नील आंदोलन करिए, तिनकठिया से जोड़ के देखेंगे, यानी चंपारण सत्याग्रह से जोड़ के देखेंगे, कुछ नवा का नहीं। बात ये याद रखना है कि वर्ड क्या यूज कर रहा है। वर्ड यूज कर रहा है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो जन आंदोलन का मतलब जिसमें लोगों ने हिस्सा बहुत बहुत मात्रा में लिया, तो असहयोग आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? याद रखिएगा, ये मुस्लिमों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह मुहर्रम के समय में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये कब मनाया जाता है? तो यह मुहर्रम के समय में। यह कब मनाया जाता है? तो यह मुहर्रम के समय मनाया जाता है। मुहर्रम के समय मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह मुहर्रम के समय मनाया जाता है। क्या? तो भैया झरने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीबिया फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, पहले पकड़ा गया, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फाकलैंड द्वीप समूह जो है ना, ये हिंद महासागर में नहीं है, बल्कि अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है, याद रखना है आपको। नीबिया अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में भी स्थित है। लेकिन पहला जो था फाकलैंड, ये द्वीप समूह हिंद महासागर में नहीं है, बल्कि अटलांटिक महासागर में है। इसका आंसर होगा पहला। आपको मिलाना है, एक तरफ शहर का नाम दिया है, एक तरफ नदी का नाम दिया है। तो याद रखना कि खार्तूम नदी जो है, खार्तूम, ओ खार्तूम एक जगह है। और ये यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? तो नील नदी गुजरती है। ब्रिंजाविले एक जगह है जहां से जेरे नदी गुजरती है। और रॉटरडैम, यह एक ऐसी जगह है जहां से राइन नदी निकलती है। और पेरिस से सीन नदी है। तो याद रखना है कि शहरों के बगल से गुजरने वाली नदियों को आपको मैच करना था, मिलाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मांगजन्य सफेदी एक स्थिति है। मांगजन्य यानी कि मांगने की जो है ना, मांग, यहाँ पे मांग वर्ड यूज कर रहा है। तो मांगजन्य स्फीति एक स्थिति है। तो किस चीज की स्थिति है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा, अधिक मांग की स्थिति है। जैसे अधिक पूर्ति को क्या बोलते हैं? इसको लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मांग जन्य है ना, वैसे लागत जन्य मुद्रा स्फीति को हम कहते हैं अधिक पूर्ति। मांग और पूर्ति के बीच यहाँ पे पूर्ति जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ति जन्य मुद्रा स्फीति कहते हैं। ये सब याद रखना है। ये सब जो टर्म वर्ड है ना, टर्मिनोलॉजी है, ये सब इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। कि मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है तो अधिक मांग की, लागत जन्य मुद्रास्फीति है अधिक पूर्ति की, मुद्रा जन्य मुद्रास्फीति है मांग और पूर्ति के बीच की,
तो ये आप एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वर्ड यूज किया जाता है टर्मिनोलॉजी के रूप में इकोनॉमिक्स में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो भैया ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। देखिए, आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन की स्थापना की अगर बात करें, थोड़ा सा कुछ बात हम यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। जैसे आजाद हिंद फौज की आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन की स्थापना की अगर हम बात करें तो किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। और अगर एक पॉइंट यहां से हम और नया निकालें, संगठनकर्ता कौन थे? आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता पूछेगा तो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। अगर पूछेगा कि नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व करता, तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का क्या किया? नेतृत्व किया। याद रखना है, इस सेना का क्या किया? नेतृत्व किया। तो ये सब पॉइंट रखिएगा दिमाग में आजाद हिंद फौज को लेकर के। आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। संगठनकर्ता कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, गांधी इरविन जो समझौता था यह कब हुआ था आपसे पूछ रहा है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसमें 11 सूत्री मांग गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग को इरविन के सामने, इसके सामने, इरविन के सामने रखा गया, जिसे इरविन ने मानने से क्या किया? इनकार किया। कब? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। याद रखिएगा, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। और ये कब किया? तो 1951 में प्रारंभ किया था। प्रारंभ कब किया था? तो प्रारंभ किया था 1951 में। और अगर बात करें तो पहला भूदान जो इनको मिला था, जमीन जो दान में मिला था, ये मिला था 18 अप्रैल 1951 को। 18 अप्रैल 1951 को इनको एक तेलंगाना क्षेत्र में, कहा? तो तेलंगाना क्षेत्र में स्थित एक जगह है जिसका नाम है पोचमपल्ली गांव में इनको दान मिला था। गांव में क्या मिला था? दान मिला था। एक बात और याद रखिएगा, इनके द्वारा दिया गया एक नारा है जय जगत। नारा दिया था जय जगत का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो देखिए, लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से किया था हजरत महल ने। किसने किया था? हजरत महल ने। कुंवर सिंह कहां से किए थे? तो कुंवर सिंह आरा से किए थे। झांसी से कौन किए थे? तो रानी। ठीक है ना, याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में आया। ये तो एकदम थोड़ा सा बचपन टाइप का क्वेश्चन हो गया। 17 मई 1498 को आया था। एग्जैक्ट डेट 17 मई। और 1498 को कहां पहुंचा था? तो कालीकट। वहां का राजा जमोरियन ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था?
तो कर्जन था। एक्चुअली कर्जन आया कब था? 1899 में भारत में आया था और 1905 में बंगाल विभाजन किया और इसके बाद चला गया। फिर लॉर्ड मिंटो आया था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग 1844 में आया था। लॉर्ड डफरिन कब आया था? तो 1884 में आया था। याद रखिएगा। तो कर्जन के समय में बंगाल का क्या हुआ था? तो विभाजन हुआ था। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? लोकसभा की बैठक तभी होती है जब कम से कम उपस्थित सदस्यों की संख्या पूरे सदस्यों की संख्या का 1/10 होता है। याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत रिपीट करता है। अगर लोकसभा के सदस्यों की जितना संख्या है उसका अगर 1/10 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो क्या होता है कि उसकी बैठक होती है, अन्यथा उसकी बैठक नहीं होगी। आपको बहुत अच्छा प्रश्न है कि सिद्धांत है और एक तरफ से प्रेरणा है, कहां से क्या लिया गया है? याद रखिएगा, मौलिक जो अधिकार है, मूल अधिकार जो है ये कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार यह हमारा अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो यह हमारा आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा इसको, कहां से क्या लिया गया है ये आपको पूछा है। तभी क्वेश्चन बना पाइएगा जब आपको एग्जैक्ट याद रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित कथनों में कौन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है? राजनीतिक सिद्धांत से कौन संबंधित है? राजनीतिक सिद्धांत उन सभी विचारों पर चर्चा करती है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। सही बात है भाई। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों का विश्लेषण भी करता है। यह भी सही बात है। राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। बिल्कुल करता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी सही है इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। याद रखिएगा, कहाँ है इसका मुख्यालय? तो मुंबई में है। यानी कि 1935 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एक कथन से पूछा है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था? ये रॉबिन्स ने कहा था। इसमें कोई डिस्कशन नहीं, ये डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कथन से किसने क्या कहा। हाँ, इसको मिलान करना है। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको करना है मिलान, ठीक है ना? तो कांसा की अगर बात करें तो कांसा में तांबा और टीन होता है। कांसा में तांबा और टीन, ठीक है ना? अगर हम बात करें पीतल की, अगर हम बात करें पीतल की, तो इसमें तांबा और जिंक, तांबा और जिंक होता है। पिताजी ट्रिक होता है इसका, ट्रिक होता है पिताजी। तो पीतल में तांबा और जिंक रहेगा। जर्मन सिल्वर की बात करें, सी में है जर्मन सिल्वर। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका तांबा, जिंक और निकेल। तांबा, जिंक और निकेल। और एक बचा मुद्रण धातु, तो इसमें होता है सीसा, एंटीमनी और टीन। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? चलिए देखिए, NaCN होता है, इसके बारे में जानिए। सोडियम साइनाइड, इसको कहते हैं सोडियम साइनाइड। अब सोडियम साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा, सोडियम साइनाइड जो है, सोडियम साइनाइड एक अकार्बनिक क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। एक अकार्बनिक क्या है? यौगिक है। या एक सफेद पानी में घुलनशील ठोस है, यह भी याद रखिएगा। यह एक सफेद पानी में घुलनशील क्या है? तो ठोस है। इसको याद रखना है, ठीक है ना? तो यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन, यूरिया के सोडियम में नाइट्रोजन जो होता है NaCN के रूप में, यानी कि सोडियम साइनाइड के रूप में क्या होता है?
उपस्थित होता है। और सोडियम साइनाइड जो होता है यह एक अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक नहीं है बल्कि अकार्बनिक यौगिक है, इसको याद रखना है। अंतिम प्रहार की बात अगर करें तो ये अंतिम प्रहार जो बैच आप देख रहे हैं ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए है। इसमें जितने भी कॉमन पेपर 40 नंबर के होते हैं, इकोनॉमिक्स आर्ट्स के लिए वो इसमें पढ़ाया जाता है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, एप्लीकेशन पे बैच आपको अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। जब एक समान आवेशित गोलों के भीतर प्रवेश करता है तो विद्युत विभव, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करता है तो विद्युत विभव, कह रहा है कि जब एक गोला के अंदर एक आवेश प्रवेश करता है तो उसका विभव क्या होगा, विभव बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, विभव का सूत्र चार्ज को लेकर के होता है Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। ई नॉट का वैल्यू होता है ईयर के लिए 1, इन्फिनिटी के लिए, मेटल के लिए इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ईयर के लिए ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। आर यहां पे क्या है, तो रेडियस है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी आवेश किसी गोले के भीतर में प्रवेश करेगा तो इसका साइज क्या होगा। साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अगर किसी गोला के अंदर आवेश अगर बढ़ेगा तो उतना ही रहता है जितना इसका सतह रहता है, ना तो ये घटेगा और ना ही ये बढ़ेगा। याद रखिएगा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रेडियस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा, इसके रेडियस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितना उसका साइज है उतना ही रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन सॉरी पूछ रहा है विभव क्या होगा, तो विभव भी उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कह रहा है कि जब एक समान मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल रहेगा, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। जब समान आवेश गोले के भीतर प्रवेश करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव रहता तो कुछ चेंजेस हो सकता था, लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना दिमाग में रखना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्लस जाएगा तो माइनस जाएगा तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब न्यूट्रल प्रवेश करेगा, एक समान आवेश प्रवेश करेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें याद रखिएगा। क्योंकि जब ये न्यूट्रल रहेगा तो ये भी न्यूट्रल रहेगा, याद रखिएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो पानी की बूंदों से जब सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है तब इंद्रधनुष बनता है। लाइन को एकदम याद कर जाना है। सहलगनता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इसको याद रखना। एक सिद्धांत है सहलगनता और इसके पूछ रहा है तो इसके याद रखिएगा मार्गन और कैसल थे। कौन थे, मार्गन और कैसल, याद रखिएगा इसको डायरेक्ट। एक साबुन के बुलबुलों को ऋण आवेशित दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 53 में, तो भैया तब इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, क्या होगी, तब इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। अगर ऋण आवेशित दिया जाए, ऋण आवेशित दिया जाए तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। देखो प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि जब दो वस्तु है, मान लो एक वस्तु यहां एक वस्तु यहां, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं और जब रगड़ने के बाद चार्ज का ट्रांसफर होता है एक वस्तु पर से दूसरे वस्तु पर, तो जिस वस्तु पर से आवेश निकलता है उसको हम घन आवेश कहते हैं, जिस पर जाके बढ़ता है बैठता है उसको ऋण आवेशित कहते हैं। ऋण आवेशित का मतलब होता है बढ़ना, उल्टा मत समझना कि घटना, उल्टा होता है। माइनस है तो बढ़ेगा, प्लस है तो घटेगा। तो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित दिया जा रहा है, तो ऋण आवेशित दिया जा रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे क्या होगी, बढ़ेगी। आवेश इसी को ना कहते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको घन आवेशित कहते हैं, जिस पर जाके जमा होता है उसको ऋण आवेशित कहते हैं। लेकिन घन आवेशित और ऋण आवेशित का मतलब भी समझना है। घन आवेशित हो रहा है मतलब उसमें से कुछ घट रहा है, प्लस आ रहा है मतलब घट रहा, उल्टा होता है। प्लस है मतलब घट रहा है जीवन में, लेकिन प्लस का मतलब तो बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ घटना होता है। और जिसपे माइनस जाएगा उसको क्या कहेंगे, घटना कहेंगे, याद रखिएगा।
तो माइनस ऋण है मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। यहां अगर घन कहता, घन आवेशित है तो घटता, याद रखिएगा। एक तरफ पशु का बीमारी दिया हुआ है और एक तरफ पशु दिया हुआ है, इसको हम लोग को याद करना होता है। एंथ्रेक्स जो है ये सभी पशुओं में होता है, याद रखिएगा। यह बीमारी सभी पशुओं में होता है। इसके बाद एक डर्मेटिस है, डर्मेटिटिस, या भेड़ बकरी में होता है। एक बीमारी है रानीखेत, यह मुर्गी में होता है, रानीखेत नाम की बीमारी। और फुट रॉट ये होता है भेड़ में, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इससे क्या सीखने को मिला, ये सीखने को मिला कि कौन सी बीमारी किस जानवर में होता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए 1 to 5 जिनका है उनके लिए एक प्रचंड जीत बैच है। इसमें 5000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप इसका पीडीएफ निकाल करके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5000 क्वेश्चन छठा से लेकर क्लास 10वां तक का एससीईआरटी एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया है? 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया है? आपसे वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है तो उस वैज्ञानिक का नाम है विटकर, याद रखिएगा। क्या नाम है? हिटकर, हिटकर नाम है, हिटकर, हिटकर, वाह को साइलेंट रखना है, हिटकर। क्या नाम है? हिटकर। तो डायरेक्ट याद रखना है कि 5 जगत वर्गीकरण जो है हिटकर ने दिया है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? 56 क्वेश्चन नंबर। या पीयूष से होता है, कहां से होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? कहां पर होता है? तो पीयूष पर होता है। कहां पर? तो पीयूष पर होता है, याद रखिएगा इसको। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो इसका जो जवाब होगा वो इसमें दो होगा, ठीक है ना। इसका आंसर दो होगा, एक बैकलाइट होगा, एक पॉलीथीन होगा। तो ये सब डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा? द्रव से भरे लोलक में अगर मान लो कि पानी भरा हुआ है और मान लो एक घड़ी हम टांगे हुए हैं जिसका एक लोलक है, आगे पीछे होता है लोलक, अगर अब पानी में अगर इसको लटका दिया जाए तब तो ये आगे पीछे नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा? तो जब पानी में लटका देंगे तो आगे पीछे तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो लोलक इस कंडीशन में शीघ्र क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये साधारण सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको बना सकता है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, जब भूख लगता है तो शरीर में क्या बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यह अपनी ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है। भूख लगने के बाद कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या? तो ग्लाइकोजन का। तो याद रखिएगा सबसे पहले उसके शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है उसका वो यूज करता है। सुनते होंगे कि भूख लगता है तो ज्यादा देर तक भूख को रोकिएगा तो वसा जो है, चर्बी जो है वो क्या होता है? गलता है और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। लेकिन उससे पहले ग्लाइकोजन का इस्तेमाल किया जाता है शरीर के द्वारा। क्वेश्चन कहता है कि जब 10 के पावर 6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का घनत्व क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन कहता है कि जब 10 के पावर 6 छोटी बूंदें
तो क्वेश्चन कहता है कि जब 10 के पावर 6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का ताप क्या हो जाता है? याद रखिएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 6 छोटी छोटी बूंदे हैं और इस 10 के पावर 6 छोटी बूंदे, 10 का पावर 6 का मतलब हुआ कितना बूंदा? इस पे 6 को जीरो दे देना है। 1 2 3 4 5 6, एक हटा दीजिए। इतनी बूंदे जब मिल करके और बड़ी बूंदे बनती है तब उस बूंद का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किस चीज का वो महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको बताना है। तो यह जो है आयोडीन का, याद रखिएगा, समुद्री घास में एक मुख्य रूप से आयोडीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, समुद्री घास जो है वो आयोडीन का क्या है? एक मुख्य स्रोत है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बताइए। तो याद रखिएगा, इसमें से अमोनिया गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से अमोनिया गैस निकलती है। समुद्री घास में आयोडीन तत्व पाया जाता है। जब ज्यादा बूंदे आपस में मिलेगी, बड़ी बूंद बनेगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भूख लगने पर कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम किस चीज का उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। यदि हम लोलक को किसी द्रव में भर देंगे तो जाहिर सी बात है लोलक चलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो वेकेलाइट और पॉलीथीन। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? तो पीयूष में होता है। याद रखिएगा, पीयूष में होता है। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत विटलर ने दिया था। ये सब याद रखना है, ठीक है ना। साइंस का जो भी क्वेश्चन है, पशु और बीमारी वाला भी याद रखिएगा कि एंथ्रेक्स सब पशुओं में, हर्मेटिक्स जो होता है भेड़ बकरियों में, रानीखेत जो होता है मुर्गी में, फुट रॉट जो होता है भेड़ में। साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित देंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, अगर घन देते तो इसका तापमान घट जाता। संलग्नता का सिद्धांत किसने दिया? तो मार्गन और कैसल ने दिया। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? कि पानी की बूंद से सूर्य प्रकाश अपवर्तन और प्रवर्तन होता है। पानी की बूंद से अगर सूर्य का प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन होगा तो इंद्रधनुष का क्या होगा? निर्माण होगा। जब एक समान आवेश को गोले के भीतर प्रवेश किया जाता है, मतलब उससे प्लस माइनस नहीं है, एक समान है, तो उतना ही रहता है जितना उस सतह पर रहता है। इस प्रकार से साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे, यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो सोडियम साइनाइड के रूप में उपस्थित होता है ना। एक तरफ आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कांसा जो होता है तांबा और टिन से होता है, पीतल जो होता है तांबा जिंक से। तो इस सब को क्या करना है? आपको एकदम रिवीजन कर लेना है। तो साइंस वाले जितने भी प्रश्न है सबको रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग चलते हैं मैथ के सेशन की ओर। और पहला जो क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। ब्याज यदि वार्षिक रूप से संयोजित होने के बजाय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज के रूप में x रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो x का मान क्या है? तो अगर पहली बात उठता है, अगर कह दिया क्वेश्चन में पहला क्या है? वार्षिक रूप से संयोजित है। पहला क्या कर रहा है? वार्षिक रूप में। अगर वार्षिक रूप में संयोजित है जी, तो 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा कितना? 100 कट के 20 20 40 4 कितना हो गया? 44%। हाँ, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा जी। ये तो हो गया कब? जब वार्षिक रूप से संयोजित है। अगर अर्धवार्षिक रूप में संयोजित रहा तब क्या होगा? अर्धवार्षिक रूप में अगर संयोजित रहेगा तब जो रेट आपके पास लिखा हुआ था, रेट आपके पास लिखा हुआ था 20%, वो हो जाएगा कितना? 10%। और जो टाइम लिखा हुआ था आपके पास 2, इसमें 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। क्लियर है? अब गौर करेंगे 10% और 10% की, जहां 4 वर्ष के लिए पहले 2 वर्ष के निकालते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 का मतलब कितना हो गया? 21%। हाँ, 21%। ए निकल गया, कै वर्ष का निकल गया जी? 2 वर्ष का निकल गया। इसको हम नीचे लिख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ए आ गया कितना? 21% आ गया। ये कै वर्ष का आ गया? 2 वर्ष का। आपको चाहिए कै वर्ष का? 4 वर्ष का चाहिए। तो हम फिर 2 वर्ष का 21, फिर अगले 2 वर्ष का 21, तो दोनों को निकालते हैं। 21 प्लस 21 प्लस 21 गुना 21 बटा कितना? 100। 21 दूनी 42 प्लस
441, इसको हम यहां लिखते हैं कि यहाँ दिखना दिक्कत हो रहा है जी, यहां से कर देते हैं जी 21%, वहां से आ गया कितना 21% प्लस 21% प्लस 21 गुना 21/100, तो 21 दूनी हो गया 42 और 441 दशमलव कई अंक पर, 2 अंक पर, तो क्या आ गया 42 4 46.41%। अब गौर करेंगे यहां अगर वार्षिक रूप से है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 44%, वार्षिक रूप से है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 44%, अगर अर्धवार्षिक रूप में है तो 42, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना 46.41%। अब कहा कितना अधिक होगा, तो दोनों का क्या लेना होगा अंतर, तो 16,000 रुपया, और अंतर कितने का 44.41 में से आपका 46.41 में से 44% घटा देंगे तो बचेगा क्या 2.41%, मैंने बटा में 100, दशमलव हटा देंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1020 खत्म, यहां से भी 1010 खत्म। हल करते हैं, 16 का 6 बाकी 1, 16 चौका 64, 65 के 5 बाकी 6, 16 दूने 32, 6 कितना हो गया 38, दशमलव यहां बैठा देंगे जी 385 रुपया, 385.6, ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, और अगला क्वेश्चन है आपके पास, जगत सिंह ने एक वस्तु को 6,000 रुपया में बेचा और उसे हानि हुई। देखिएगा गौर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 6,000 रुपया में बेचने पर उसे क्या हो गया लॉस हो गया। यदि उसने 7400 रुपया में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसका 2 क्या है 3 है, और यहां पर क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब गौर करने वाली बात है, यहां उसे कह जिस राशि की हानि हुई थी उसका 2/3, तो हानि का 2/3, तो हानि में कितना आ गया 3 और प्रॉफिट में क्या आ गया 2, अर्थात लॉस और प्रॉफिट का रेशियो हो गया 3:2 और हानि के लिए चिन्ह क्या हो गया माइनस। अब गौर करेंगे, पहले हम लेंगे इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का जब अंतर लिए तो आपके पास आ गया कितना 1400, और अंतर वो जब नीचे का अंतर लिए तो ऊपर का भी अंतर लेंगे। अब अंतर लेंगे 2 माइनस -3, तो यहां क्या होगा जी माइनस माइनस क्या हो गया +5। अगर प्रॉफिट की तरफ से चलते हैं तो 2 से गुना करेंगे जी, 28 पचे 4 से 28 दूनी 56, अर्थात प्रॉफिट कै रुपया का आ गया 560 रुपए का। जब 28 दूनी 56, प्रॉफिट आ गया 560 रुपए का। अब हम यहां से निकालना चाहते हैं क्या सीपी, तो सीपी क्या होगा जी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, 7400 में से 560 घट गया, ये आ गया 0, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6 8 14 के 4 बाकी 1 और 6 1 7, अर्थात सीपी आ गया 6800 कै रुपया 40 रुपया। और जब सीपी आ गया 6840 रुपया, अब गौर करने वाला 25% लाभ है, 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना 125%, और जब विक्रय मूल्य पे 125% हो गया जी, पहले बात तो 25 पचे 25 से 25 चौक 100, यहां से 4 कहें 4, क्या बचा 2 4 7 28, 1 इतना आ गया, तो हुआ कितना 0 5 17 पचे 85, 8500 कै रुपया 50 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, और अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 19% की छूट पर 1215 रुपए में बेचा गया 1215 रुपया में 19% की छूट, 19% की छूट का मतलब बेचा कै परसेंट में 81% में। यदि वह 17.5% की छूट देता है, 17.5% छूट का मतलब बेचा कितना में 82% की छूट देता है, तो 17.5% की छूट का मतलब बेचा कितना में 82.5% में बेचा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ये पूछा गया आपसे। यहां से हल करते हैं, दशमलव हटा दिए जी, यहां बटा में कितना आ गया 10 आ गया। हल कर देते हैं, 5 2 7 2 9 9 9 81, 9 का 9 बचा 3 और 9 3 27, 9 5 45, 15 9 35 से, क्योंकि दशमलव में है तो दशमलव हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ जी दशमलव यहाँ पर रहेगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ क्या है दशमलव है, तो यहाँ पर भी क्या होगा दशमलव क्या होगा रहेगा, केवल हल कर देते हैं केवल गुना। यहाँ जब हल करेंगे आपके पास 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 बाकी 3 और 15 20 से 120 और 3 100 कितना 23 दशमलव यहां बैठा देंगे,
1237 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 1237 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, देखिए शंकु का ये फिगर है जी, ये शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, और आधार का व्यास कह रहा है 60 सेंटीमीटर है। जब आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 16। तो यहां से हम इसका एल की लंबाई ये निकालेंगे ना, तो एल की लंबाई बराबर क्या होगा आपके पास? 30 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, सॉरी जोड़ देंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, अर्थात हो गया 900 प्लस 256, हो गया कितना आपका? 1156 का वर्गमूल कितना आ गया? 34 आ गया। अर्थात उसके बाद उसके वक्र पृष्ठ एल की लंबाई आ गया 34 आ गया। पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो आंसर पाई में लिखा हुआ है तो पाई तो रहेगा ही रहेगा। आर का मान आपके पास लिखा हुआ है कितना? 30। एल का मान 34 गुना पाई। हल कर दिए जी, तो 0 4 3 12 के 2 बाकी 1 3 3 1 9 1 10, अर्थात 1020 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 1950 मीटर है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दिया हम मीटर प्रति सेकेंड में, यहाँ 5/18 हो गया जी। 18 चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हल कर देते हैं यहां से। पहली बात 5 तिया, यहां से हल करेंगे। 5 तिया 15 और 4 पन्ना 45, 0 13 दूनी 26, 33 39, 15 दूनी 30। हल किए तो 18 बचे 90, 18 270 क्या आ गया? सेकेंड आ गया। और 270 का मतलब 6 चौक 24, 4.5 क्या आ गया? मिनट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि संख्या 2 4 8 3 में किस छोटी छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 3 4 5 6 से विभक्त का मतलब इस सबका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कितना होगा? 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। और 12 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम आ गया 60। अब कर रहा है कि 2 4 8 3 में लगाते हैं भागा 60 से, 6 चौक 24 240। यहां बच गया कितना जी? 8। यहां 3 एक बार में लगा देंगे तो शेषफल क्या बच गया जी? यहां 23 बच गया। अगर 2483 60 से पूर्णतः विभक्त होता तो यहां शेषफल क्या बचता? 0 बचता। लेकिन यहां शेषफल क्या बच रहा है? 23 बच रहा है। इसका मतलब यही 23 जो है इसको पूरा पूरी कटने के लिए नहीं दे रहा है। और शेषफल निकालने के बाद आपके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता, या तो आप शेषफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो घटाने का रास्ता आपके पास क्या है? बंद है। घटाने से काम आपका चलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब जोड़ने की बात आता है तो भाजक और शेषफल के अंतर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इन दोनों का अंतर जोड़ देंगे तो 60 माइनस 23 बराबर कितना आ गया जी? 7 3 10 0 बाकी 1 2 1 3 3 6, अर्थात कितना जोड़ा जाएगा? 37 जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला है संख्या, ध्यान देंगे, 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू 99 से पूर्णतः विभक्त है। 99 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए 9 और किससे कटना चाहिए? 11 से कटना चाहिए। 9 सॉरी अब 9 से कटने का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे। अगर सबको जोड़ते हैं तो 9 से कटना चाहिए। 6 5 11 2 13 और 13 3 16 6 22 7 29 और 8 37। 37 तो आ गया, अर्थात पी और क्यू को जोड़ने पर, संख्या 37 से जोड़ने पर पूरा पूरा क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यहां पर जोड़ते हैं 5 3 8 37 8 45, ये भी कट रहा है। 4 4 8 37 8 45, ये भी हर एक जगह क्या है? 8 जोग है। इसका मतलब 9 से कटने का नियम का हम यहां पर यूज कहीं नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑप्शन में हर एक जगह क्या है? बराबर है। अब बात उठता है कि अगर 9 से काम नहीं चल रहा है तो लगाएं किसका? 11 से। और 11 से कटने का नियम है कि अल्टरनेट के जोग का अंतर, अल्टरनेट के जोग का अंतर 0 या 11 का क्या हो? गुणज हो।
तो यहां पर देखते हैं 6 2 8 6 14 8 कितना हो गया 22 प्लस क्या हो गया क्यू, और यहां पर 5 3 8 7 15 प्लस पी, अर्थात 15 प्लस पी का अंतर जो होना चाहिए 11 जीरो या 11 का गुणज। तो जीरो तो संभव है ही नहीं जी, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि 22 में से 15 गया क्या हो गया 7, जीरो तो संभव है ही नहीं, तो संभव क्या होगा 11 11 गुणज। देखते हैं करके आपका, तो घटा दिए जी, तो ये 22 में से पहले बात लिख दिए 22 प्लस, अभी एक चीज और करना है, यहां से करना कुछ नहीं है जी, यहां पर रहने के बाद अब आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से रख कर केवल देख लेते हैं इक्वेशन पर। यहां ऑप्शन से अगर इक्वेशन रखने पर क्या हो जाए बराबर हो जाए तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा वही हो जाएगा। हाँ, अब रख कर देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या था आपके पास 3 और 5, पी का मान 3 कर देंगे तो 15 3 क्या होगा 18, क्यू का मान 5 रखेंगे तो 22 5 27, 27 में से 18 गया 11 आएगा नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा जी। यहां पर रखे दोनों जगह 4, 15 4 19, 22 4 26, 26 में से 19 जाएगा 7, कभी 11 आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये भी खत्म हो गया। अगला बार पी का मान 2 रखे और क्यू का भी मान 2 रखे, 22 2 कितना हो गया 24, और प्लस 15 2 कितना हो गया 17, घटा देते हैं यहां पर, माइनस 15 2 कितना हो गया, सॉरी क्या लिखा हुआ था, पी का मान 6 है जी, पी का मान 2 और क्यू का मान 6 है, यहां पर 6 है सॉरी, जब 6 है तो 22 छो कितना हो गया 28, माइनस 15 दो कितना हो गया 17, देखिए घटाने पर 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ होगा जी, इसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट ही क्वेश्चन होगा, लिखा है पी का अर्थ जोग है, तो जहां जहां पी है वहां जोग कर देंगे। हाँ, जहां जहां पी है वहां क्या कर दिए जोग। डी का अर्थ है घटाना, और जहां जहां डी है वहां क्या होगा माइनस, जहां डी है वहां क्या हो गया माइनस। एस का अर्थ है गुना करना, एस का अर्थ है गुना करना, एस का अर्थ है गुना करना, और एस का अर्थ है गुना करना। और भी का अर्थ है भाग, भी का अर्थ है भाग, भी का अर्थ है भाग, भी और कहीं है नहीं है। अब इसको हल कर देना है, और कुछ इसमें है नहीं जी आपके पास। तो पहली बात तो 11 दूनी कितना हो गया जी 22 हो गया, यहां पर 4 नमा कितना हो गया 36 हो गया, इसको नीचे लिखते हैं, ये आ गया 15 दूनी कितना आ गया 30, प्लस 22 धन देंगे, 22 दूनी कितना आ गया 44, क्योंकि गुना का क्रिया हुआ पहले, ये 15 दूनी 30, और यहाँ 22 दूनी कितना हो गया 44, माइनस 75 में भागा लगाए 5 से, इतना का मान क्या हो गया 5, माइनस 4, 36 गुना 4, 36 चौक कितना हो गया 44 से। पहली बात तो 15 में 75 में भागा लगाए 15 से क्या आ गया 5, ये 4 नहीं होगा, 36 चौक 44 से 100 कितना होगा जी 44, माइनस 100 कितना आ गया 44, और कुछ नहीं बचा जी। यहाँ हो गया 7 4 3 7, 149 आ गया जी। सॉरी 77 नहीं बल्कि यहाँ 74 है जी, 74 है, घटा देंगे जी तो माइनस में तो आएगा ही आएगा, 5 4 9, माइनस कितना आएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। और कुछ बचा हुआ नहीं बचा हुआ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग चलते हैं मैथ के सेशन की ओर। और पहला जो क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। ब्याज यदि वार्षिक रूप से संयोजित होने के बजाय अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज के रूप में x रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है। तो अगर पहली बात उठता है, अगर कह दिया क्वेश्चन में पहला क्या है वार्षिक रूप से संयोजित है, पहला क्या कह रहा है वार्षिक रूप में, अगर वार्षिक रूप में संयोजित है जी तो 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा कितना 100, कट के 20 20 40 4 कितना हो गया 44%। हाँ, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा जी, ये तो हो गया कब जब वार्षिक रूप से संयोजित है। अगर अर्धवार्षिक रूप में संयोजित रहा तब क्या होगा, अर्धवार्षिक रूप में अगर संयोजित रहेगा
तब जो रेट आपके पास लिखा हुआ था, रेट आपके पास लिखा हुआ था 20%, वो हो जाएगा कितना 10%। और जो टाइम लिखा हुआ था आपके पास 2, इसमें 2 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। क्लियर है? अब गौर करेंगे 10% और 10% की 4 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के निकालते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 का मतलब कितना हो गया 21%। हाँ 21%। ए निकल गया, कै वर्ष का निकल गया जी 2 वर्ष का निकल गया। इसको हम नीचे लिख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ए आ गया कितना 21% आ गया। ये कै वर्ष का आ गया 2 वर्ष का। आपको चाहिए कै वर्ष का 4 वर्ष का चाहिए, तो हम फिर 2 वर्ष का 21, फिर अगले 2 वर्ष का 21, तो दोनों को निकालते 21 प्लस 21 प्लस 21 गुना 21 बटा कितना 100। 21 दूनी 42 प्लस 441। इसको हम यहां लिखते हैं कि यहां दिखना दिक्कत हो रहा है जी। यहां से कर देते हैं जी 21%, वहां से आ गया कितना 21% प्लस 21% प्लस 21 गुना 21/100, तो 21 दूनी हो गया 42 और 441 दशमलव कई अंक पर 2 अंक पर, तो क्या आ गया 42 4 46.41%। अब गौर करेंगे यहां अगर वार्षिक रूप से है, वार्षिक रूप से है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 44%। वार्षिक रूप से है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 44%। अगर अर्धवार्षिक रूप में है तो 42, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना 46.41%। अब कहा कितना अधिक होगा, तो दोनों का क्या लेना होगा अंतर, तो 16,000 रुपया। और अंतर कितने का 44.41 में से आपका 46.41 में से 44% घटा देंगे तो बचेगा क्या 2.41%। मैंने बटा में 100 दशमलव हटा देंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 2 0 खत्म, यहां से भी 1 0 1 0 खत्म। हल करते हैं 16 का 16 के 6 बाकी 1, 16 चौका 64 एक 65 के 5 बाकी 6, 16 दूने 32 6 कितना हो गया 38 दशमलव यहां बैठा देंगे जी 385 रुपया 385.6। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, और अगला क्वेश्चन है आपके पास, जगत सिंह ने एक वस्तु को 6,000 रुपया में बेचा और उसे हानि हुई। देखिएगा गौर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 6,000 रुपया में बेचने पर उसे क्या हो गया लॉस हो गया। यदि उसने 7400 रुपया में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसका 2 बटा क्या है 3 है, और यहां पर क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब गौर करने वाली बात है, यहां उसे कहा जिस राशि की हानि हुई थी उसका 2/3, तो हानि का 2/3, तो हानि में कितना आ गया 3 और प्रॉफिट में क्या आ गया 2, अर्थात लॉस और प्रॉफिट का रेशियो हो गया 3:2 और हानि के लिए चिन्ह क्या हो गया माइनस। अब गौर करेंगे, पहले हम लेंगे इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का जब अंतर लिए तो आपके पास आ गया कितना 1400। अंतर वो जब नीचे का अंतर लिए तो ऊपर का भी अंतर लेंगे। अब अंतर लेंगे 2 माइनस -3, तो यहां क्या होगा जी माइनस माइनस क्या हो गया +5। अगर प्रॉफिट की तरफ से चलते हैं तो 2 से गुना करेंगे जी। 28 पचे 4 से 28 दूनी 56, अर्थात प्रॉफिट कै रुपया का आ गया 560 रुपए का। जब 28 दूनी 56 प्रॉफिट आ गया 560 रुपए का। अब हम यहां से निकालना चाहते हैं क्या सीपी, तो सीपी क्या होगा जी विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। 7400 में से 560 घट गया, ये आ गया 0। 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6 8 14 के 4 बाकी 1 और 6 1 7, अर्थात सीपी आ गया 6800 कै रुपया 40 रुपया। और जब सीपी आ गया 6840 रुपया, अब गौर करने वाला 25% लाभ है। 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना 125%। और जब विक्रय मूल्य पे 125% हो गया जी, पहले बात तो 25 पचे 25 से 25 चौक 100, यहां से 4 कैं 4 क्या बचा 2 4 7 28 1 इतना आ गया, तो हुआ कितना 0 5 17 पचे 85 8500 कै रुपया 50 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, और अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 19% की छूट पर 1215 रुपए में बेचा गया 1215 रुपया में 19% की छूट
19% की छूट का मतलब बेचा कै परसेंट में? 81% में। यदि वह 17.5% की छूट देता है, 17.5% छूट का मतलब बेचा कितना में? 82% की छूट देता है। तो 17.5% की छूट का मतलब बेचा कितना में? 82.5% में बेचा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये पूछा गया आपसे। यहां से हल करते हैं, दशमलव हटा दिए जी, यहाँ बटा में कितना आ गया? 10 आ गया। हल कर देते हैं। 5 दो 7, 2 9 9 9 81, 9 का 9 बचा 3 और 9 तिया 27, 9 पचे 45, 15 9 35 से। क्योंकि दशमलव में है तो दशमलव हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ जी दशमलव यहाँ पर रहेगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ क्या है? दशमलव है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? दशमलव क्या होगा? रहेगा केवल। हल कर देते हैं केवल गुना। यहाँ जब हल करेंगे आपके पास 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 बाकी 3 और 15 20 से 120 और 3 100 कितना? 23 दशमलव यहां बैठा देंगे। 1237 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 1237 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, देखिए शंकु का ये फिगर है जी, ये शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है और आधार का व्यास कह रहा है 60 सेंटीमीटर है। जब आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 16। तो यहां से हम इसका एल की लंबाई ये निकालेंगे ना, तो एल की लंबाई बराबर क्या होगा आपके पास? 30 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, सॉरी जोड़ देंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अर्थात हो गया 900 प्लस 256 हो गया कितना आपका? 1156 का वर्गमूल कितना आ गया? 34 आ गया। अर्थात उसके बाद उसके वक्र पृष्ठ एल की लंबाई आ गया 34 आ गया। पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आंसर पाई में लिखा हुआ है तो पाई तो रहेगा ही रहेगा। आर का मान आपके पास लिखा हुआ है कितना? 30। एल का मान 34 गुना पाई। हल कर दिए जी, तो 0 4 3 12 के 2 बाकी 1 3 तिया 1 9 1 10 अर्थात 1020 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी वटा चाल। 1950 मीटर है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दिया हम मीटर प्रति सेकेंड में, यहाँ 5/18 हो गया जी। 18 चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हल कर देते हैं यहां से। पहली बात 5 तिया, यहां से हल करेंगे 5 तिया 15 और 4 पन्ना 45, 0 13 दूनी 26, 33 39, 15 दूनी 30। हल किए तो 18 पचे 90, 18 270 क्या आ गया? सेकेंड आ गया। और 270 का मतलब 6 चौक 24, 4.5 क्या आ गया? मिनट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि संख्या 2 4 8 3 में किस छोटी छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3 4 5 6 से विभक्त का मतलब सबका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कितना होगा? 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 12 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम आ गया 60। अब कर रहा है कि 2 4 8 3 में लगाते हैं भागा 60 से, 6 चौक 24 240। यहां बच गया कितना जी? 8। यहां 3 एक बार में लगा देंगे तो शेषफल क्या बच गया जी? यहां 23 बच गया। अगर 2483 60 से पूर्णतः विभक्त होता तो यहां शेषफल क्या बचता? 0 बचता। लेकिन यहां शेषफल क्या बच रहा है? 23 बच रहा है। इसका मतलब यही 23 जो है इसको पूरा पूरी कटने के लिए नहीं दे रहा है। और शेषफल निकालने के बाद आपके पास दो रास्ता है। पहला रास्ता, या तो आप शेषफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो घटाने का रास्ता आपके पास क्या है? बंद है। घटाने से काम आपका चलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब जोड़ने की बात आता है तो भाजक और शेषफल के अंतर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इन दोनों का अंतर जोड़ देंगे तो 60 माइनस 23 बराबर कितना आ गया जी? 7 3 10 0 बाकी 1 2 1 3 3 6 अर्थात कितना जोड़ा जाएगा? 37 जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। अगला है संख्या, ध्यान देंगे 6 5
2 3 6 7 8 पी क्यू। 99 से पूर्णता विभक्त है। 99 से पूर्णता विभक्त होने के लिए 9 और किससे कटना चाहिए? 11 से कटना चाहिए। 9 सॉरी अब 9 से कटने का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे। अगर सबको जोड़ते हैं तो 9 से कटना चाहिए। 6 5 11 2 13 और 13 3 16 6 22 7 29 और 8 37। 37 तो आ गया, अर्थात पी और क्यू को जोड़ने पर, संख्या 37 में जोड़ने पर पूरा पूरा क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यहां पर जोड़ते हैं 5 3 8 37 8 45, ये भी कट रहा है। 4 4 8 37 8 45, ये भी हर एक जगह क्या है? 8 जोग है। इसका मतलब 9 से कटने का नियम का हम यहां पर यूज कहीं नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऑप्शन में हर एक जगह क्या है? बराबर है। अब बात उठता है कि अगर 9 से काम नहीं चल रहा है तो लगाएं किसका? 11 से। और 11 से कटने का नियम है कि अल्टरनेट के जोग का अंतर, अल्टरनेट के जोग का अंतर 0 या 11 का क्या हो? गुणज हो। तो यहां पर देखते हैं 6 2 8 6 14 और 8 कितना हो गया? 22 प्लस क्या हो गया? क्यू। और यहां पर 5 3 8 7 15 प्लस पी, अर्थात 15 प्लस पी का अंतर जो होना चाहिए 11, 0 या 11 का गुणज। तो 0 तो संभव है ही नहीं जी। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 22 में से 15 गया, क्या हो गया? 7। 0 तो संभव है ही नहीं। तो संभव क्या होगा? 11 या 11 गुणज। देखते हैं करके आपका। तो घटा दिए जी। तो ये 22 में से पहले बात लिख दिए 22 प्लस, अभी एक और करना है। यहां से करना कुछ नहीं है जी। यहां पर रहने के बाद अब आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम बारी बारी से रख कर केवल देख लेते हैं इक्वेशन पर। यहां ऑप्शन से अगर इक्वेशन रखने पर क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। हाँ, अब रख कर देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या था आपके पास? 3 और 5। पी का मान 3 कर देंगे तो 15 3 क्या होगा? 18। क्यू का मान 5 रखेंगे तो 22 5 27। 27 में से 18 गया, 11 आएगा? नहीं आएगा। पहला ऑप्शन नहीं होगा जी। यहां पर रखे दोनों जगह 4। 15 4 19, 22 4 26। 26 में से 19 जाएगा 7, कभी 11 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ये भी खत्म हो गया। अगला बार पी का मान 2 रखे और क्यू का भी मान 2 रखे। 22 2 कितना हो गया? 24। और प्लस 15 2 कितना हो गया? 17। घटा देते हैं यहां पर। माइनस 15 2 कितना हो गया? सॉरी, क्या लिखा हुआ था? पी का मान 6 है जी। पी का मान 2 और क्यू का मान 6 है। यहां पर 6 है, सॉरी। जब 6 है तो 22 छो कितना हो गया? 28। माइनस 15 दो कितना हो गया? 17। देखिए घटाने पर 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ होगा जी, इसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट ही क्वेश्चन होगा। लिखा है पी का अर्थ जोग है, तो जहां जहां पी है वहां जोग कर देंगे। हाँ, जहां जहां पी है वहां क्या कर दिए? जोग। डी का अर्थ है घटाना, और जहां जहां डी है वहां क्या होगा? माइनस। जहां डी है वहां क्या हो गया? माइनस। एस का अर्थ है गुना करना, एस का अर्थ है गुना करना, एस का अर्थ है गुना करना, और एस का अर्थ है गुना करना। और भी का अर्थ है भाग, भी का अर्थ है भाग, भी का अर्थ है भाग। भी और कहीं है? नहीं है। अब इसको हल कर देना है, और कुछ इसमें है नहीं जी आपके पास। तो पहली बात तो 11 दूनी कितना हो गया जी? 22 हो गया। यहां पर 4 नमा कितना हो गया? 36 हो गया। इसको नीचे लिखते हैं। ये आ गया 15 दूनी कितना आ गया? 30 प्लस 22 ध्यान देंगे। 22 दूनी कितना आ गया? 44, क्योंकि गुना का क्रिया हुआ पहले। ये 15 दूनी 30, और यहां 22 दूनी कितना हो गया? 44, माइनस 75 में भागा लगाए 5 से, इतना का मान क्या हो गया? 5, माइनस 4। 36 गुना 4, 36 चौक कितना हो गया? 44 से। पहली बात तो 15 में 75 में भागा लगाए 15 से, क्या आ गया? 5। ये 4 नहीं होगा। 36 चौक 44 से 100 कितना होगा जी? 44, माइनस 100 कितना आ गया? 44। और कुछ नहीं बचा जी। यहाँ हो गया 7 4 3 7, 149 आ गया जी। सॉरी, 77 नहीं बल्कि यहाँ 74 है जी। 74 है। घटा देंगे जी तो माइनस में तो आएगा ही आएगा। 5 4 9, माइनस कितना आएगा? 75, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। और क्वेश्चन बचा हुआ? नहीं बचा हुआ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।